नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर नर्मदा तटों पर उमड़ी दर्शनार्थियों की भीड़। श्रद्धालुओं ने नर्मदा स्नान के बाद पूजन पाठ और दान कर धर्म लाभ किया अर्जित। गढ़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक तलाकशुदा महिला की इलाज के दौरान मेडिकल में मौत। लिव इन रिलेशन में एक युवक के साथ रह रही महिला को संदिग्ध हालातों में गंभीर चोटें आने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में किया गया था भर्ती। हत्या का मामला मानकर जांच में जुटी पुलिस। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह में वाली पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन स्नान और दान धर्म करने की परंपरा है। रविवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर मां नर्मदा तट, ग्वारी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान कर पूजन पाठ और दान करते हुए धर्म लाभ अर्जित किया। रविवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा का पर्व पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। श्रद्धालु धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र नदियों के घाटों पर पूर्णिमा स्नान और पूजन पाठ करने पहुंचे। संस्कार धानी में भी मां नर्मदा तट, ग्वारी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान करने के बाद विधि विधान से पूजन अर्चन और दान कर धर्म लाभ प्राप्त किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने से जहाँ मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है, तो वहीं साधकों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। जेठ की पूर्णिमा है आज, इसलिए हम लोग कथा और स्नान के लिए आए यहाँ पे। क्या रहता है, क्या मांगते हैं? बस माता से चाहिए क्या, माता तो सब कुछ जानती है, क्या कम है क्या ज़्यादा है, उनसे क्या मांगना, देने वाली तो वही सब कुछ है। पूर्णिमा को कथा सब सुन रहे हैं, अपना पूजा भगवान नर्मदा मैया के सामने अपना किस तरह से पूजन अर्चन करते हैं? अपने श्रद्धा से सब कर रहे हैं। अब क्या है, माता रानी के दरबार में आज पूर्णिमा है, यहाँ पे लोग बाग माँ नर्मदा के दर्शन करने आते हैं, स्नान दान करने आते हैं। इससे काफ़ी लाभ होता है। लोग बाग यहाँ कथा सुनते हैं और समस्त प्रकारों का लाभ होता है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास हिंदू वर्ष का तीसरा महीना होता है। इस समय धरती पर तेज गर्मी रहती है, इसलिए इस महीने में जल का महत्व अन्य माहों की तुलना में बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में नदियों को मातुल्य माना जाता है और उनका पूजन किया जाता है। जेठ पूर्णिमा के मौके पर हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट से संतों की अगुवाई में मां नर्मदा पंचकोशी यात्रा भक्तिभाव के साथ निकाली गई। संतों की अगुवाई में निकाली गई नर्मदा पंचकोशी यात्रा में श्रद्धालु संकीर्तन करते हुए शामिल हुए। रविवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट में 395वीं नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा यात्रा निकाली गई। परिक्रमा यात्रा का नेतृत्व स्वामी रामचंद्र जी महाराज, स्वामी गिरिजानंद महाराज ने किया। भीषण गर्मी में परिक्रमा वासी टोली संकीर्तन करते हुए परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते रहे। इस दौरान मां नर्मदा के जयकारे भी गूंजते रहे। इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आज नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा 395वीं है। परम पूज्य स्वामी गिरिजानंद जी महाराज जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। उनके साथ संगीताचार्य पंडित मनमोहन दुबे जी हैं, योगाचार्य डॉक्टर शिवशंकर पटेल जी, योगेंद्र दुबे जी, श्याम महाजन जी एवं पूरे संकीर्तन मंडल चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन मंडल के स्वयंसेवक कार्यकर्ता हैं, जिनके नेतृत्व में यह पंचकोशी परिक्रमा निकाली जा रही है। सुबह 4 बजे से भक्तों का जाना प्रारंभ हो गया है। इतनी धूप के बाद भी लोग पंचकोशी परिक्रमा कर रहे हैं। जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया कि एक पग चलने से अश्वमेध यज्ञ का फल है। पंचकोशी परिक्रमा यात्रा पंचवटी 64 योगिनी से होते हुए भेड़ाघाट स्थित हरे कृष्ण आश्रम में पूजन अर्चन और प्रसाद वितरण के साथ समाप्त हुई। ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर संत कबीर का प्रकटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कबीर पंथी समाज उत्थान समिति के तत्वाधान में मालवी चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ज्येष्ठ पूर्णिमा की पावन बेला पर संत कबीरदास का प्रकटोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संस्कारधानी में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम हुए, जिसके माध्यम से सर्वधर्म समभाव और भाईचारे का संदेश दिया गया। इसी कड़ी में कबीरपंथी समाज उत्थान समिति के तत्वाधान में मालवी चौक से शोभा यात्रा निकाली गई। समाज में सद्विचार फैलाने और विश्व शांति की कामना के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
आज का उद्देश्य यही है, सदगुरु कबीर साहिब का प्रकट दिवस है, जिसमें तमाम अतिथि लोग आए हुए हैं। यह मालवीय चौक से होते हुए गोरखपुर और तीनपत्ती से गोरखपुर, गोरखपुर से मदन महल से गढ़ा, गढ़ा से शास्त्री नगर से कबीर मठ पहुँचेगी। यह जो सामाजिक समरसता के लिए है, प्रेम के लिए है, जिसने कबीर साहब ने जो 2.5 अक्षर प्रेम का बोया है, यह सब में आए। ऐसी जन जागरूकता के साथ हम यह शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। साहिब कबीर का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। यह प्रकट उत्सव सद्भावना, सदाचार और भाईचारे की भावना को सीख देते हुए सब समाज में भाईचारे की भावना को अपनाना है। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए मेडिकल संत कबीर नगर कबीर धाम में समाप्त हुई। मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में घाटों के आसपास काबिज अतिक्रमण और सड़क किनारे अव्यवस्थित ढंग से पार्क किए जाने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहन श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। खासतौर पर तीज और त्योहार के मौके पर जब ग्वारी घाट में दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, तब सड़कों पर पार्क किए गए वाहन यातायात जाम का कारण बन जाते हैं। मां नर्मदा तट ग्वारी घाट और उससे लगे घाटों पर जाने वाले मुख्य मार्ग पर तीज और त्योहारों में श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। घाटों के आसपास काबिज अतिक्रमण और सड़कों पर पार्क किए जाने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहन इसका सबसे बड़ा कारण है। नर्मदा तटों को जाने वाले मार्ग पर बेतरतीब ढंग से खड़े किए जा रहे 2 पहिया और 4 पहिया वाहन इसका सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आ रहे हैं। रविवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में दर्शनार्थी मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में स्नान और पूजन पाठ करने के लिए पहुंचे, लेकिन वाहनों की बेतरतीब पार्किंग की वजह से लोगों को घाटों तक पहुंचने में और फिर वहां से निकलने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे श्रद्धालुओं में रोष देखा गया। माँ की आस्था इस कदर बढ़ी हुई है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह अव्यवस्थाएं हैं। जिस तरह घाट कम पड़ता है तो उन गाड़ियों की व्यवस्था कहीं और करना चाहिए, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है। प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि माँ के भक्त जो आते हैं उनको कठिनाइयाँ ना हो, व्यवस्थाएं हो। कपड़े वस्त्र बदलने के लिए और ज़्यादा व्यवस्था की जाए, जिससे कि महिलाओं को, बेटियों को वस्त्र बदलने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। गाड़ियों की क्या व्यवस्था दिख रही है? गाड़ियों की जो व्यवस्था है वो अव्यवस्था है। गाड़ियां यहाँ नहीं आना चाहिए। जिस तरह से गाड़ियां यहाँ भरी हुई हैं, ये शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। रोड के ऊपर चलना मतलब मुश्किल है, लोग चल नहीं पा रहे हैं। एक दूसरे गाड़ियां पीछे लग गई हैं। आदमी को इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो निकाल नहीं पाएगा। तो प्रशासन को चाहिए कि आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा एक पर्व होता है नर्मदा जी के किनारे की, जिससे यहाँ पे अव्यवस्था फैल जाती है। जिला प्रशासन समय रहते ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करता, कोई चाक चौबंद व्यवस्था नहीं करता, जिससे लोगों को सावधानी पूर्वक दर्शन करें, उनको पुण्य लाभ मिले। खास बात यह है कि आम दिनों के मुकाबले जब तीज त्योहारों पर नर्मदा तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है, तब वाहनों को घाट तक ले जाने से रोकने पुलिस, यातायात विभाग और जिला प्रशासन कोई ठोस एक्शन प्लान नहीं बनाता है। लिहाजा तीज त्योहारों पर लोगों का तटों तक पहुँच पाना और यहाँ से निकलना बेहद कठिन हो जाता है। गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण कार्य की शिकायतें मिलने के बाद महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने रांची क्षेत्र का निरीक्षण किया और जल्द पोल शिफ्टिंग एवं लेफ्ट टर्न विकसित कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत रांची क्षेत्र में कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए महापौर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण किया। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने लोगों को भरोसा दिलाया कि बची हुई सड़कों का निर्माण कार्य जल्द कराया जाएगा। साथ ही आवागमन की सुविधा के लिए लेफ्ट टर्न विकसित किए जाएंगे और पोल शिफ्टिंग का कार्य भी जल्द कराया जाएगा। जो भूमि पूजन 2-2 साल के रह गए तो उन सारे कामों को कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जबलपुर शहर बदल रहा है। हम लोगों ने जो कहा वो किया और जो कहेंगे वो निश्चित तौर पर करेंगे। 80% पैसा मुख्यमंत्री अधोसंरचना का नगर निगम का होता है। जो सरकार ऋण देती है उसको नगर निगम चुकाती है। जो इस बात का श्रेय लेते हैं उनसे ज़रा सामने पूछिएगा। और मैं चाहता हूं कि इन सड़कों को लेकर ये नगर निगम से बनी है कि नहीं बनी है, उसके लिए यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस सड़क पे करने तैयार हूँ। सबके साथ सामने डिबेट करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। पोल शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, दर्शन कराएंगे, पोल शिफ्टिंग में कुछ पोल शिफ्टिंग भी करेंगे, लेफ्ट टर्न निकालेंगे। क्षेत्रीय लोगों के, कांग्रेस जनों की, व्यापारी बंधुओं की मांग है
कि वहाँ पर उनको लेफ्ट टर्न चाहिए है, तो लेफ्ट टर्न के लिए हम लोग पोल शिफ्टिंग भी करेंगे और भी काम करेंगे। नगर निगम से संबंधित जो भी काम है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता नगर निगम के कार्यों का श्रेय भी खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए स्थितियों को जनता के बीच स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। रांची में जो सड़कें बनी है, महापौर जी से निवेदन किया था कि इसमें कुछ लोगों के द्वारा थोड़ी सी आपत्ति उठाई जा रही थी कि गुणवत्ताहीन है। हमने ज्ञापन दिया और जो और भी सड़कें रांची में बनना है उसकी मांग भी रखी और इस सड़क का जो है निरीक्षण करने की भी बात रखी। तो आज माननीय महापौर जी यहाँ पर आए और सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या त्रुटियाँ हैं। रांची की जनता सब समझ रही है। जो अभी एक राजनीतिक बात हो रही थी, एक जनप्रतिनिधि को रांची की जनता ने भूमि पूजन करते हुए देखा है और रांची की जनता इस बात के लिए साक्षी है कि 2021 में भूमि पूजन हुआ था और आज विकास कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक स्वरूप पे उसको ले रहे हैं। बहरहाल निर्माण कार्यों के चलते कैंट विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर और हर्षित कॉलोनी की जर्जर और बदहाल सड़कें क्षेत्रवासियों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई हैं। क्षेत्रीय विधायक विनय सक्सेना ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बारिश के पूर्व सड़कों का निर्माण कराया जाए। विजयनगर, उखरी तिराहे और हर्षित नगर में रुके पड़े सड़क निर्माण के कार्य लोगों के लिए परेशानी के सबब बने हुए हैं। क्षेत्रीय विधायक विनय सक्सेना ने सड़कों का निरीक्षण करते हुए नगर निगम के अधिकारियों एवं ठेकेदारों को निर्देश दिए कि सड़कों का निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ कराया जाए ताकि बारिश में परेशानी न हो। जो सड़क है अहिंसा चौक से बासु डेयरी होते हुए उखरी की, ये लगातार पिछले 2-3 माह पहले चालू कराई गई भूमि पूजन करके। नगर निगम से इसका भुगतान नहीं हो पा रहा था और जो क्षेत्र के नगर निगम के जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। नगर निगम सदन में मेरे द्वारा इस विषय को जब लाया तो महापौर जी ने उस पर आश्वस्त किया था कि बहुत जल्द हम इसका भुगतान करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर का पूरा भुगतान कर दिया गया है। अब आज मैंने ठेकेदार को बुला के उसको पूरा दौरा कराया और मैंने बताया कि जितने ख़राब हिस्से इसको तो तत्काल बनाना पड़ेगा। ठेकेदार महोदय का कहना है कि चूँकि गर्मी बहुत पड़ रही है और सीमेंट रोड जिस पे अभी नगर निगम से पानी के टैंकर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इसको अभी बनाना उचित नहीं होगा क्योंकि गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने उसको निर्देशित किया है कि अगले 4-5 दिन के अंदर जहाँ जहाँ सरिये लोहे निकल आया है, जहाँ जहाँ बहुत सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, उस हिस्से को जो उसका निचली सतह सड़क की डलनी है उस सतह को डाल दें, जिससे लोगों का आवागमन सुचारू रूप से बाधित ना हो और लोग आवागमन आराम से कर सकें। और जैसे ही पानी की शुरुआत होती है, बरसात की शुरुआत होती है, एक बेहतर सड़क जो 700 मीटर की है, तो पिछले 2-3 साल से लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ इस सड़क का निर्माण कार्य 3 माह के अंदर पूर्ण करें, जिस पे उसने बोला है कि अगर मेरा भुगतान समय पे होते रहे तो पूर्ण कर दूँगा। विधायक द्वारा सड़क निर्माण कार्य से जुड़े लोगों को ये भी हिदायत दी गई कि सड़कों की ऊंचाई मकानों से ज्यादा ना हो, अन्यथा घरों में पानी भरने लगेगा। हटाने के बाद दोबारा काबिज हो जाने वाले अतिक्रमण शहर की यातायात व्यवस्था के लिए नासूर बने हुए हैं। सबसे ज्यादा समस्या दीनदयाल चौक पर रहती है, जहां बेजा कब्जों के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। नगर निगम, जिला प्रशासन और यातायात पुलिस के आला अफसर यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि सड़कें आवागमन के लिए बनती हैं या ठेले टपरे लगाने वालों के लिए। दीनदयाल चौक पर कई जानलेवा हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण जमे हुए हैं। कुछ दिन पहले ठेले टपरों को हटाने के लिए कार्यवाही की गई थी, लेकिन फिर से बेजा कब्जे हो गए हैं, जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। दीनदयाल चौक पर ये समस्या है यह कि जो ये अतिक्रमण लगे हुए ठेला वगैरह जो लगे हुए हैं, इनके वजह से बहुत समस्याएं हैं। जो भी यात्री आता है यहीं रुकता है तो फल लेने के चक्कर में, और कहीं भी कोई भी ऑटो वाला किसी तरफ, कोई भी गाड़ी वाला किसी तरफ भी मोड़ दे तो दुर्घटना होने की बहुत अवश्य रहती है। चारों तरफ अतिक्रमण है, व्यवस्थाएं नहीं है, एक्सीडेंट होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। खास बात यह है कि नगर निगम के बनाए आधा दर्जन से ज्यादा हॉकर जोन खाली पड़े हैं, लेकिन सड़क पर दुकानें लगाने का ट्रेंड खत्म नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों को शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज का मेन गेट अतिक्रमणों की चपेट में है। गेट पर दिन भर ऑटो चालकों का कब्जा रहता है, जिसके चलते आवागमन बाधित होता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने रहते हैं। मेडिकल कॉलेज का मेन गेट अतिक्रमणों की चपेट में है। गेट पर लगने वाली दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। वहीं सड़क पर गेट के सामने लगा ऑटो रिक्शा का जमावड़ा भी आवागमन को बाधित करता है। बेजा कब्जों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी के कारण हॉस्पिटल में एम्बुलेंसों का आना जाना तक मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। आज मेडिकल जो गेट है, मेन गेट, इसके आसपास इतना अतिक्रमण है का ऑटो रिक्शा, कारें और दुकानदार सब जहाँ फैला के रखे हुए हैं। ऑटो वाले जैसे जाम लगाएं कि एम्बुलेंस आए तो मरीज तो वहीं स्पॉट पर निकल जाएगा और पहुँच ही ना पाए मेडिकल के अंदर। या हारनी बजाते उसका काम हो जाए, हटते नहीं ऑटो वाले। इसमें प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ मेडिकल पे मेन गेट है, जाम की स्थिति तो बहुत रहती है यहाँ सुबह शाम। बहुत दिक्कत है यहाँ जाम की, तो बहुत समस्या है। क्या मांग करते हैं आप? मांग है प्रशासन को करना चाहिए सब यहाँ ठीक। चर्चा तो ये भी है कि मेन गेट पर जमे अतिक्रमण यातायात पुलिस और नगर निगम अन्य क्रांति दल के कुछ कर्मचारियों के लिए आय का जरिया है, इसलिए प्रभावी कार्यवाही यहाँ नहीं हो पाती है। बड़ी ओमती क्षेत्र से एनआईए और एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए तीनों संदिग्धों की पुलिस रिमांड कोर्ट ने बढ़ा दी है। शनिवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में तीनों संदिग्धों को पुनः पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों को 10 जून तक रिमांड पर भेजा है। आईएसआई से जुड़े आतंकी मॉड्यूल पर काम करने के आरोप में बड़ी ओमती क्षेत्र से एनआईए और एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए तीनों संदिग्धों मोहम्मद आदिल खान, मोहम्मद शाहिद और मामूर अली की रिमांड एनआईए की विशेष अदालत ने बढ़ा दी है। शनिवार को भोपाल में एनआईए की विशेष अदालत में तीनों को पेश किया गया, जहां एडीजे नितिन राज सिंह सिसोदिया ने तीनों को 10 जून तक की रिमांड पर भेज दिया। एटीएस और एनआईए की संयुक्त टीम ने 26 और 27 मई की रात जबलपुर में जॉइंट ऑपरेशन करते हुए तीनों संदिग्धों को आईएसआईएस से जुड़े आतंकी मॉड्यूल पर काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद इनको भोपाल में एनआईए की विशेष अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि तीनों से पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। हाउबाग रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के नजदीक पुल से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि युवक नशे की हालत में था। इस मामले की जानकारी लगने के बाद युवक को 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा गया है। हाउबाग रेलवे स्टेशन के पास पुल से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना की जानकारी रेल कर्मचारियों ने पुलिस को दी, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल लाया गया। बताया जाता है कि युवक के पैरों में गंभीर चोटें पहुंची हैं, जिसे मेडिकल रेफर किया गया है। घायल का नाम शरद पटेल बताया गया है, जो सब्जी बेचने का काम करता है। घटना किन हालातों में हुई, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। पुलिया के नीचे एक व्यक्ति पड़ा है, तो पीडब्ल्यूआई की सूचना पर हम वहां पहुंचे और देखे कि वो व्यक्ति सांस चल रही है और ट्रीटमेंट कराने लोग हैं, तो जल्दी से 108 को फ़ोन करके उसको लेके इधर आए विक्टोरिया। शरद पटेल, राम प्रसाद पटेल पिताजी का नाम, उम्र 40 वर्ष, पाटन गढ़ा फाटक। पर नींद में था, पुलिया के नीचे गिर गया और नशे में था। शरद गिरने के कारण घायल हो गए थे, तो 108 एम्बुलेंस वालों ने बहुत मदद की, उसको यहाँ तक लाए। उन्होंने हर प्रकार से हमारी मदद की, हम लोगों को सूचना दी, जिसके कारण हमें पता हुआ। बताया जाता है कि शरद अपने परिवार के साथ गढ़ा फाटक जगदीश मंदिर के पास रहता है। गढ़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक तलाकशुदा हिंदू महिला की इलाज के दौरान मेडिकल में मौत हो गई। बताया जाता है कि महिला बीते 3 वर्षों से एक व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में एक किराए के मकान में रह रही थी। महिला की मौत की वजह सिर में गंभीर चोट होने की वजह से बताई जा रही है। पुलिस को शंका है कि महिला के साथ मारपीट की गई, जिसके कारण उसे गंभीर चोटें पहुंची और उसकी मौत हुई है। पुलिस मामले में मर्ग कायम कर जाँच में जुटी हुई है। गढ़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक तलाकशुदा महिला खुशबू ठाकुर की 2 दिन पहले इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। खुशबू को संदिग्ध हालातों में आई गंभीर चोटों के कारण इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
खुशबू की मौत की जानकारी मेडिकल प्रबंधन ने गढ़ा पुलिस को दी, जिसके बाद गढ़ा थाना पुलिस और मृतका के परिवारजन मौके पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक खुशबू ठाकुर बीते 3 साल से बंटी नामक एक युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में एक किराए के मकान में रहती थी। खुशबू और बंटी का आपसी विवाद भी हुआ करता था। इस मामले में पूर्व में गढ़ा थाने में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। पुलिस को शंका है कि खुशबू की मौत मारपीट के कारण आई गंभीर चोटों की वजह से हो सकती है। ऐसे में पुलिस इसे हत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। पुलिस को मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। जो मरीज हैं खुशबू ठाकुर, उनकी डेथ होना हेड इंजरी से लेकर उन्हें भेजा था। इस सूचना पर हमारे थाने में नंबर क्रमांक 33/2023 धारा 174 जाब्ता फौजदारी का पंजीबद्ध कर विवेचन जाँच में लिया गया है। जांच के दौरान अभी हम लोगों ने मृतक का 100 पंचायतनामा पीएम कार्रवाई कराई है। पीएम रिपोर्ट में भी जो है वो मृत्यु का कारण वही आया है, हेड इंजरी। हमारी इस संबंध में परिजनों से बात हुई है। उनने ये बताया है कि यह महिला किसी बंटू खान नाम के व्यक्ति के साथ लगभग 3 वर्ष से लिव इन रिलेशन में रह रही थी और इसकी बीच में दोनों की मारपीट भी होती थी, बातचीत वाद विवाद होता था। उसमें भी हमने जब इंक्वायरी किया तो हमारे थाने में एक NCR मिला है बंटू खान के नाम पे। अभी हमारी इंक्वायरी चल रही है। जो भी होगा एविडेंस के आधार पर वैधानिक कार्रवाई होगी। समुचित जो भी एविडेंस आएंगे मे भी पॉसिबल और नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो साक्ष्य मिलेंगे हम उस आधार पर हम कार्रवाई करें। जाँच जारी है हमारी। वहीं दूसरी ओर मृतका खुशबू के मकान मालिक के बेटे ने भी खुशबू के घर में घायल अवस्था में मिलने और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान होने की बात कही है, जिसके बाद खुशबू को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। हाँ, शरीर में चोटों के निशान थे। चेहरे में यहाँ पे सूजा था, यहाँ सूजा था, होठों में सूजन थी, है ना। बाकी अंदर ये लोग वहाँ रह रहे थे आपके वहाँ? 2-4 दिन पहले आए थे, मतलब बड़ी मम्मी लोग का किराए से। तो वही फिर उसके बाद जानकारी मिली कि ऐसी घटना हो गई। सुबह सामान लेके उसका हस्बैंड भाग गया, समझ में आके मकान खाली करके भाग गए हैं। एक अपने चेक किया तो जो महिला डली थी मतलब बीमार हालत में, तो अपन ने पहले एम्बुलेंस को बुला के पहले भर्ती कराया। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही इस मामले में कार्यवाही करने की बात पुलिस अधिकारी कह रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।